आज हमारे साथ मौजूद हैं स्नेह गुप्ता। मेरी लाइफ में कुछ एक टर्निंग पॉइंट आया। मुझे उस टाइम ऐसा लगा शायद मेरे पापा मेरे लिए मेरे लकी चार्म थे कि उनके जाने के बाद मेरी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो गया। 2019 1 सितंबर जिसे मैं अपना रीबर्थ मानती हूँ, वो 40 दिन 1 घंटे का ध्यान मिनिमम जो मैंने किया, उससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। पत्री जी के संग हम हैं PSSM सासों के संग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हम हैं PSSM के इस मंच पर। हम हैं PSSM में हम आपके सामने लेकर आते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स की जर्नी जो हमें प्रेरित करती है, जो हमें इंस्पायर करती है कि कैसे हम ध्यान में बैठ सकते हैं और कितना मोटिवेशन हमें उससे मिलता है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं स्नेह गुप्ता मैम। आइए जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, इस चैनल ने मुझे आमंत्रित किया अपना अनुभव साझा करने के लिए। जी, तो मैम सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे लेना चाहूँगी वो ये है कि हम थोड़ा आपके बारे में जानना चाहते हैं। ज़रूर। अंजलि, मैं आज के टाइम में जो एज ए काम कर रही हूँ वो है एज ए स्पिरिचुअल टैबलेट काउंसलर। उसमें हम काउंसलिंग करते हैं और नॉर्थ इंडिया की तरफ से एज ए कोऑर्डिनेटर मैं आनंदो ब्रह्मा की भी कोऑर्डिनेटर हूँ, क्योंकि आनंदो ब्रह्मा भी एक स्पिरिचुअल टैबलेट का ही पार्ट है जिसमें हम ज्ञान के साथ साथ उनके अंदर जो कला हैं उनको जोड़ते हैं। ध्यान, ज्ञान, सेवा जो वो पत्री सर ने बताया है, और उसके साथ हम लक्ष्मी पार्वती सरस्वती को भी अपने अंदर कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में बताते हैं। और ऐसे मैं LIC एडवाइज़र भी काम करती हूँ, फैशन डिज़ाइनर भी रह चुकी हूँ, बहुत कुछ, और मंडाला आर्ट भी करती हूँ। वाह मैम, बहुत ही ज़्यादा वैरायटीज़ हैं आपकी पूरी के पूरे प्रोफेशन और आपके करियर के बारे में। तो मैम इसके बाद जो सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी वो ये है कि हम थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में अब जानना चाहेंगे। ज़रूर। मेरी जर्नी अगर मैं स्टार्ट करूं तो बचपन में बहुत सुलझी हुई कह सकते हैं, मतलब हर किसी के काम आने वाली मेरा बचपन ऐसा था। लेकिन जब बचपन स्टार्ट हुआ, मतलब मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, मैं ऐसी थी, पढ़ना नहीं चाहती थी। घर में बहुत लाडली थी, सबसे छोटी थी, फैमिली बहुत बड़ी थी, और स्कूल बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। एक बार मम्मी ने फेल करा दिया, और उसके बाद मुझे लगा कि वो फेलियर वर्ड मेरे माइंड में घुस गया, जैसे होता है कि नॉक नॉक। और उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई पढ़ाई की तरफ कि नहीं, मुझे आगे कुछ करना है। वो 2nd क्लास की बात थी, और वो ब्लॉक मेरे अंदर, वो फेलियर वर्ड का कहीं रहा, जो मेरा स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद निकला, जिसके बारे में मैं आपको अपनी जर्नी के साथ बताऊंगी। और बचपन बहुत अच्छा बीता, लाड प्यार के साथ बड़ी हुई, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा जो चाहा वो मिला, और हर किसी के काम आना मेरा स्वभाव था। जैसे मम्मी, किसी को भी नीड है, कहीं जाना है, मैं खुशी खुशी जाती थी, घूमने फिरने वाली। और अपनी पढ़ाई में बाद में जो मेरी जर्नी रही वो बहुत मतलब अच्छी रही, कि मैं पोजीशंस लेने लगी, कि मुझे ये लगा कि नहीं, अब मुझे आगे ही बढ़ना है। वो फेलियर वर्ड ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और अपनी ग्रेजुएशन BCom किया, बहुत अच्छी लाइफ रही। मेरे फादर, उसके बाद मेरी जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई उसके बाद मेरे फादर की डेथ हो गई। उसके बाद मुझे मेरी लाइफ में कुछ एक टर्निंग पॉइंट आया, जैसे जो मैं नहीं बता सकती, लेकिन मुझे उस टाइम ऐसा लगा शायद मेरे पापा मेरे लिए मेरे लकी चार्म थे, कि उनके जाने के बाद मेरी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे हो गया। लेकिन मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मेरे साथ वो हमेशा रही। उसके बाद मैंने अपना फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया और ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया। उसके बाद मेरी मैरिज हुई। मैरिज में हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव मिले, बॉय हुआ, मुझे एक ही बेटा है मेरा, और वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मतलब मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अगर सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं यहाँ इस मंच पर नहीं होती। वो मुझे कहीं भी जाने से नहीं रोकते, कुछ भी करने से नहीं रोकते। तो ऐसा मेरा जीवन बीता, सबके काम आना, सबके लिए हेल्प करना, मस्ती करना, ऐसी मेरा नेचर था।
बहुत मिक्स है मैम आपका नेचर। आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ हाँ। बता रहे हैं कि आप खुश मिजाज रहे हैं हमेशा से, और आपने बहुत पॉजिटिव एनर्जी दी भी है जिस तरीके से आप मुझे बता रहे हैं। तो मैम इसके बाद जो मैं सवाल ले रही हूँ वो ये है कि अब समझ में आ रहा है कि अब आपका पूरा एक जर्नी बन चुका है, राइट? तो मैम अब इसके आगे आप मुझे ये बताइए कि आप ध्यान से कैसे जुड़े? ध्यान में अगर मैं कहूँ तो मेरा बेटा 12th में था 2015 में, और जैसे हर माँ को चिंता होती है कि पढ़ता नहीं है, मुझे भी ऐसी ही चिंता थी कि मैं बेटा पढ़ता नहीं, मैं क्या करूँ। हालांकि वो पढ़ता था लेकिन मुझे लगता था वो नहीं पढ़ता। ओवर एक्सपेक्टेशन कि सारा दिन मेरे हिसाब से पढ़ाई पूरा दिन पढ़ते रहो और ऐसा करो, अल्लाह अच्छे से रीड करो। और लेकिन कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं कि वो 1 घंटे में ही उसका निकाल लेते हैं निचोड़, इंटेलेक्चुअल लेवल पे जैसे वो पढ़ते हैं। हम हार्डवर्क लेवल पे पढ़े हैं तो हमें वही लगता था कि हार्डवर्क करना ही सब कुछ है। विदुषी बुबना जो मेरी रिलेटिव हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा, बुआ जी आप ना ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन आप करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। उसने मुझे 5 मिनट का मेडिटेशन अपने साथ ही कराया। उसमें मैं अपनी सीट से ऊपर उठ गई। मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं ऊपर उठ गई और मुझे बहुत मज़ा आया उस ध्यान को करने में। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, कभी कोई मेडिटेशन बोलता था या कहीं हो रहा था तो मैं भाग जाती थी। मुझे लगता था इतना टफ है ये कि ऐसे बैठो, इस तरह से बैठो, एकदम प्रॉपर पोज में बैठो, कैसे करेंगे। मैं आंखें बंद करके बिल्कुल भी नहीं बैठ पाती थी। मुझे अच्छा लगा, मैंने वो ध्यान करना शुरू करा 2015 में। बेटा एग्ज़ाम देता था इवन की, तो मैं बाहर बैठ के उसके लिए मेडिटेट करती थी। उस टाइम मेरा कोई मोटिव नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक यही मोटिव था कि ये 12th में अबव 90% स्कोर कर ले, और उसके लिए मैं ध्यान करती थी। अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचा कुछ चाहिए या नहीं चाहिए या किस लिए मैं ध्यान कर रही हूँ, बस बेटे का एक मोटिव लेके मैं चल रही थी। उसने अबव 90% स्कोर किया। वही होता है ना, जब आपको कुछ मिल जाता है तो आप धीरे धीरे वापस अपने पुराने मोड में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए तो कुछ था ही नहीं। बेटे का कैरियर और सब कुछ मिलने लगा तो मैं वापस अपने धीरे धीरे ध्यान में कम करना शुरू कर दिया। क्योंकि उस टाइम में ध्यान तो करती थी, एक होता है ना, आप अंदर से आपको एक लगन नहीं थी, एक ये रहता था मुझे। फिर बेटे ने 12th कर लिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कुछ ध्यान की ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई। लेकिन हाँ, मेरे को माइग्रेन पेन अप्रॉक्स 15 साल से ज़्यादा से था, बहुत माइग्रेन पेन रहता था। इवन मैं इंजेक्शंस भी लेती थी। मतलब जब वो अटैक होता था मैं 3-3 दिन बिस्तरों पे ही पड़ी रहती थी। मतलब वॉमिटिंग्स और वो सब, नोज़िया फीलिंग, वो सब रहता था। उस टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी से बात नहीं करूं, कुछ नहीं करूं, कुछ करना ही नहीं है। धीरे धीरे मैं इतनी इंट्रोवर्ट होती चली गई कि किसी से मैंने बात करना कम कर दिया। मुझे अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस मेरा लूज़ हो गया, क्योंकि जहाँ मेरी मैरिज हुई वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम हो गया था। वो एक थोड़ा सा था कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया और आपकी जर्नी चल रही है, लेकिन आपकी हस्बैंड और बेटा बहुत सपोर्टिव है तो आप आगे बढ़ रहे हो। फिर 2019 1 सितंबर, जिसे मैं अपना रीबर्थ मानती हूँ, नवंबर में पत्री सर का, अक्टूबर में 11 अक्टूबर 12-13 पत्री सर का महाकुंभ ध्यान होना था। मुझे लगा 28 अगस्त 2019 को कि मैं मेडिटेशन नहीं करती और मुझे कुंभ में जाना है और वहाँ 3 घंटे का ध्यान होता है, तो मैं कैसे करूँगी। मैं तो 15 मिनट भी नहीं बैठ पाती। तो मैंने उसी दिन 28 अगस्त को अपना 1 घंटे का चैलेंज लिया 40 डेज़ का। इससे बार पहले भी मैंने ट्राई किया था, बट वो मेरा कंप्लीट नहीं होता था। वो 40 दिन 1 घंटे का ध्यान मिनिमम जो मैंने किया, उससे मेरी ज़िंदगी बदल दी। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं दूध तो ले रही हूँ लेकिन मुझे मलाई भी चाहिए, तो एक्स्ट्रा मैं 1 घंटा तो मिनिमम था। वो मेरा नेचर था कि स्कूल में भी कभी जैसे हम 2 चैप्टर लर्न करने के लिए अपने फ्रेंड्स में बोलते थे कि हम रीड करके आएंगे, तो मैं 3रा चैप्टर भी करके जाती थी कि एक्स्ट्रा करके चलूँ। तो वो मेरा नेचर था। मैंने कहा 1 घंटा तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा करती हूँ मैं। तो मैं 1.5 घंटा 2 घंटा भी कर लेती थी, लेकिन ब्रेक्स में आधा घंटा कर लिया, कभी पौना घंटा कर लिया, कभी 15 मिनट, जब भी टाइम मिला कर लिया। 40 डेज़ के बाद जस्ट मेरा 10 अक्टूबर को वो 40 डेज़ कंप्लीट हुए और 11 अक्टूबर को मैंने नया चैलेंज अपना 1.5 आवर का ले लिया, नहीं 2 आवर्स का, सॉरी
2 आवर्स का लिया और वहाँ ध्यान कुंभ में चली गई। वहाँ सारे सेशंस एक के बाद अटेंड किए। एक हितेश सर ने बहुत अच्छा सेशन कराया था कि जो आपका पार्टनर जो भी बैठा है आप उसके साथ उसकी आंखों में आंखें देखो, चाहे कोई भी आपके साथ बैठा है। और उसके साथ उन्होंने एक एक्सरसाइज कराई थी कि वो मुझे पूरी याद नहीं है, लेकिन जिस पर्सन के साथ मेरा कनेक्शन हुआ उसने बाद में मुझे एक इलेक्ट्रिक कैंडल दी गिफ्ट में। मुझे ये लगा मेरी लाइफ चेंज हो गई। ये अनमोल गिफ्ट मुझे मिला है जिसने मेरे जीवन में दीप जला दिया। वो पत्री सर ने कहा है ना, अप्पो दीपो भवा, कि आपको अपना दीपक खुद ही जलाना है। तो वो मेरा पॉइंट वहाँ से आ गया, मुझे मिल गया। और मैं घर आने के बाद वहाँ सारा कुछ इतनी हैप्पी थी। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि काफ़ी चेंज लग रहा है तुम में, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, आपका बोलने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, हर चीज़ में मेरी हंसी आना, हर चीज़ में मैं पॉजिटिव हो गई। एंगर बिल्कुल ख़त्म हो गया। और उस टाइम तो माइग्रेन भी ऐसे चला गया जैसे कभी मुझे ज़िंदगी में माइग्रेन था ही नहीं, कभी ऐसा। मतलब मेरी ज़िंदगी में वो टाइम पीरियड इतना अनमोल था कि मैं बिल्कुल हवा में उड़ रही थी। वो पीरियड ऐसा था। फिर वहाँ पे वो करके जब मैं घर आई, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम इसमें आगे बढ़ो। जब आपको आपका घर का कोई मेंबर और वो भी हस्बैंड ऐसे बोल दे कि आप आगे बढ़ो तो क्या होता है, आप सोच सकते हो। बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह एक सपोर्ट है जहाँ से आपको मिल गया एक अप्रूवल, एक बोलते हैं ना कि हाँ अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम चलो आगे। ये वाला आपने ज़रूर महसूस किया होगा। मैम बहुत खूबसूरत लग रहा है आपकी जर्नी के बारे में सुन के। तो अब यहाँ तक की जर्नी में मुझे ये समझ में आया कि आपको ध्यान से कितना अच्छे से जुड़ाव हो गया और आपको अपना जो एक कनेक्शन है वो भी मिल गया। तो मैम इसके बाद में जो अगला सवाल आपसे लेना चाहूँगी वो ये है कि ध्यान में आने के बाद से क्या कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने आपको अफेक्ट किया या जिससे आप में कोई और अच्छा बदलाव आया? बहुत ज़्यादा मेरे जीवन में बहुत बदलाव आए। जब मैं ध्यान में आगे बढ़ रही थी, हस्बैंड ने भी सिग्नल दे दिया। मैं कालका जी हमारी कुल देवी हैं तो उनको मानती थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं इस रिलीजियस वे में थी, पूजा पाठ ही थी, जाप करना, ये सब करना मेरा रूटीन था। तो मैंने अपने वहाँ मंदिर जाती थी मंथली, तो वहाँ गई, देवी माँ से प्रश्न रखा कि मुझे क्या इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जो पाथ पे मैं निकल रही हूँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ और मेरी लाइफ भी बहुत चेंज लग रही है। तो मैं वहाँ मेडिटेट करने बैठ गई। मेडिटेट ऐसे ही कर रही थी मैं और ये प्रश्न लेके सडनली मुझे एक पंडित जी ने मेरे हाथों में मेडिटेट करते हुए एक नारियल और एक माता की छोटी सी चुन्नी मेरे हाथ में रख दी। हम कहते हैं ना आपको कोइंसिडेंसेस या आपको इंट्यूशन सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो वो ऐसा मुझे वहाँ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हाँ ये पाथ बिल्कुल सही है और आप इसमें आगे बढ़ो। और धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तभी मेरे घर में मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला कि बहुत चेंज लग रहा है तुम में, तुम्हारी एनर्जी और वो तुमसे बोलने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा वहाँ ससुराल में नेम पूजा है, तो उन्होंने बोला पूजा तुम ना ये घर में भी करा कर देखो सेशन, हम आएंगे। 1 महीने बाद मैंने अपने घर में एवरी थर्सडे 4 to 5 1 घंटे का ध्यान शुरू कर दिया, जिसमें कुछ लोग आने लगे। बट क्या था, वो थोड़े रिलीजियस थे और हम स्टार्टिंग में वो कह देते हैं कि आप पूजा मत करो और ये मत करो, तो उनको थोड़ा गलत वो चला जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे आपको समझ आता है कि आप किस तरह से उन्हें गाइड कर सकते हो, सामने वाले के तरीके से ही आपको गाइड करना चाहिए। मैंने मेडिटेशन में आने के बाद ये बहुत अच्छे से समझ में मुझे आया। तो उन्होंने ध्यान मेरे घर में शुरू हो गया। मार्च में लॉकडाउन लग गया। वो पीरियड अब इतना अच्छा लग रहा था। उस पीरियड में मैंने कहा हम ध्यान तो कर रहे हैं। मैंने मेरी फर्स्ट बुक थी यू कैन हील योर लाइफ, जिसने सच में मेरी लाइफ हील कर दी, चेंज कर दी। उसे मैं पढ़ती थी, मुझे पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था अंजलि जी, सच बताऊं। मेरे को लगता था अपनी स्कूल की बुक्स पढ़ ली, अपना कॉलेज कर लिया, बस बहुत है, अब और नहीं पढ़ना। अब लेकिन हमने इसमें सीखा कि स्वाध्याय इसका एक पार्ट है, आपको करना चाहिए। तो कैसे करोगे आप? मैंने कहा चलो एक एक पेज से शुरू करते हैं।
एक पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़े, मुझे समझ में भी नहीं आता था कि उसमें लिखा क्या है। मैं सच बता रही हूँ आपको, बिल्कुल समझ नहीं आता था। फिर मैंने एक बार पूरी बुक पढ़ी, फिर दूसरी बार दोबारा उस बुक को पढ़ा, तब थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आया। तीसरी बार मैंने उस बुक को दोबारा पढ़ा और उसकी हर एक एक्सरसाइज को मैंने अपने जीवन में उतारा। उसमें मिरर एक्सरसाइज बताई। मेरे सेशंस ऑनलाइन स्टार्ट हो गए थे लॉकडाउन में, जूम पर हम क्लास लेना शुरू कर दिया था। यू कैन हील योर लाइफ की मैंने हर एक एक्सरसाइज को अपनी उस जूम क्लास में कराया कि मिरर एक्सरसाइज कैसे करना है, सेल्फ लव आपको कैसे आएगा। हम हमेशा दूसरों के लिए रेडी होते हैं, तैयार हो रहे हैं कि कोई हमें देख रहा है तो हम तैयार होंगे, अदरवाइज हम घर में भी क्या करते हैं, ऐसे ही बने रहते हैं। तो हम अपने आप से तो प्यार ही नहीं करते, हर चीज़ दूसरों के लिए कर रहे हैं। दूसरा हमें देखेगा तो हम तैयार होंगे, दूसरा हमें समझ रहा है तो हम कुछ बोलेंगे, अपने लिए कुछ नहीं है। तो वो बात मुझे समझ में आई। मैं अपने जूम सेशन में बोलने लगी, नहीं सब रेडी होकर आएंगे, अपने लिए रेडी होकर आएंगे। क्यों आप दूसरों के लिए रेडी हो रहे हो? तैयार होना है, अच्छे से तैयार होना है तो आप अपने लिए रेडी हो ना। हम अपने आप को अच्छे लगने चाहिए, दूसरों को तो लगेंगे ही। जब हम अपने आप को अच्छे लगेंगे, अपनी रिस्पेक्ट करेंगे। तो यू कैन हील योर लाइफ के जब वो एक्सरसाइज करी मैंने, पेपर पे लिख के आप जलाओ नेगेटिव इमोशंस, जैसे आप और मैं बैठे हैं ऐसे मैंने वो एक्सरसाइज करी कि किसी के प्रति आपके मन में कड़वाहट है तो उसका नाम लिख के आप एक पर्ची पे लिख के उसको एज्यूम करो कि आप बैठे हो और इधर मैं बैठी हूँ, और आपके मन में जो जो सवाल जो जो उसके प्रति चीज़ें हैं वो आप बोल दो। आप यकीन नहीं करोगे, जब आप पोजीशन चेंज करोगे आपको उसका व्यू नज़र आएगा कि वो क्या चाहता है, वो किस वजह से आपके साथ रिएक्ट कर रहा है। ऐसा नेगेटिविटी क्यों है आप दोनों के बीच? क्यों है, मतलब वो आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जो आपको पसंद नहीं है। तो उसका व्यू आपको समझ में आएगा जब आप पोजीशन चेंज करोगे। उस एक्सरसाइज ने मेरे जीवन में जिनके प्रति थोड़ी कड़वाहट थी वो मैंने एक्सरसाइज फॉरगिवनेस बहुत किया। मेरे रिलेशंस धीरे धीरे हेल्दी होते चले गए। जिनके प्रति हर जगह ऐसा होता है कि कुछ रिलेशंस ससुराल में, कुछ जगह ऐसे रहते हैं कि आपके जिनके साथ कड़वाहट हो जाती है, तो वो रिलेशंस मेरे धीरे धीरे बहुत हेल्दी हो गए उन एक्सरसाइज के साथ। फिर दूसरी बुक मैंने शुरू करी 4 एग्रीमेंट्स, जो प्रॉपर मुझे ऐसा लगता है रिलेशनशिप के ऊपर बहुत अच्छी बुक है कि हम बैठे बैठे ही एजम्पशंस बनाते रहते हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ओवर थिंकिंग तरीके का, ओवर थिंकिंग का आपका रहता है। तो उस एक्सरसाइज वो बुक ने भी मेरे जीवन में बहुत बदलाव लाया। फिर मैंने यू फॉर एवर करी, वो थोड़ी साइंटिफिक थी तो मुझे इतनी समझ में कम आई, लेकिन इस तरह की बुक्स मैंने कम से कम 12 से 15 बुक्स अब तक रीड कर ली जो मैं एक पेज भी नहीं पढ़ती थी। मैं वही कहने वाली थी कि आपको जब आपने वो एक अपना इंसिडेंट बताया कि कहाँ मैंने स्कूल की किताबें पढ़ के अभी रहने दिया और कहाँ आपने भी 15 मैं किताबें मैगजीन भी नहीं पढ़ती थी। इवन मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि मैं मैगजीन कभी खोलकर एक पेज भी पढ़ूंगी। वो स्वाध्याय, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पत्री सर का ये कंसेप्ट कि आप ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगत है 3:2:1, वो आपकी लाइफ में बहुत मैटर करता है। ध्यान, ज्ञान, सेवा जो है वो एकदम आपका बिल्कुल दिल को लगने वाली चीज़ है कि आप करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। लॉकडाउन फर्स्ट वेव के बाद फर्स्ट वेव में ही हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन कोर्स, जो अब आप देखो हमने पढ़ाई भी शुरू कर दी। जहाँ एग्ज़ाम भी देना है आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये स्पिरिचुअल टैबलेट है क्या, लेकिन वो जब समझा तो थोड़ा समझ में आया। डॉक्टर GK ने वो ऑनलाइन कोर्स पहला नॉर्थ इंडिया में स्टार्ट किया था, जिसके हम फर्स्ट बैच में थे। उसके बाद कोर्स करते हुए मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया। उनको कोरोना हुआ, उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब हमें लग रहा था पता नहीं क्या होगा। हॉस्पिटल 1 लाख रुपीज़ पर डे का खर्चा हमें बता दिया गया था। इंश्योरेंस उनका इतना नहीं था कि हम 1 लाख रुपीज़ अफोर्ड कर सकूँ। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था, सारे रास्ते बंद कि आप क्या करोगे। बेटा और मैं वरीड हैं कि इनको कैसे सरवाइव कराएं, क्या करें। बेटा आयुर्वेदिक डॉक्टर है, हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। उन्होंने अपनी मेडिसिन जो लेनी थी ले ली, लेकिन जो आपका हो चुका उसको आप कैसे कम करोगे, ओवरकम कैसे करोगे। तो मैं ध्यान में बैठी, ये फ्राइडे सैटरडे की बात है, मैं ध्यान में बैठी।
मैंने पत्री सर को मैसेज दिया, सर आप, मैं घबरा नहीं रही, बस आप मुझे क्लू दे दो, हिंट दे दो, मैसेज दे दो कि मेरे को करना क्या है, किस तरह से मैं इसमें आगे बढ़ूँ। मैं मेडिटेशन में थी और मेरे बेटे को कॉल आया सडनली कि आप अपने पापा को लेके आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उन्हीं के हॉस्पिटल में मंडे को लेकर आ जाओ, जहाँ कहीं भी नहीं है हम इनका ट्रीटमेंट वहाँ कराएंगे, तो आप क्या करोगे। तो उनके सीनियर ने कॉल करके उन्हें बताया कि मैं अरेंज करूँगा सब कुछ अरेंजमेंट्स अंकल के लिए, आप उनको मंडे को लेके आओ। अब हमारे पास कोई ऑप्शन तो नहीं थी, सैटरडे शाम की बात है, संडे तो आपका घर पे ही बिताना है। और टेस्ट मैं बुक कर चुकी थी, 5500 का वो टेस्ट था जो होना था। आप देखो टेस्ट हमने बुक कर दिया, सिम्टम्स सारे कोरोना के उनके अंदर आ चुके हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड के चारों तरफ 10 पिरामिड्स लगाए, एक एक करके। कैप्स तो मैंने पहले ही रख दी थी, फिर मैंने दीप्ति नडेला जी से बात करी कि वो बोली चारों तरफ लगा दो आप, चारों तरफ उनके पिरामिड्स लगा दिए। और हस्बैंड को बोला अब संडे आपके पास है, मंडे को टेस्ट होगा या आप हॉस्पिटलाइज हो गए, तो अभी कोई ऑप्शन नहीं है, आप ध्यान में जाओ, आप ध्यान करो, कुछ ऑप्शन नहीं है अब हमारे पास, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हस्बैंड बोले कि ठीक है जितना होगा, मैं उनको सिखा चुकी थी मेडिटेशन, तो वो मेडिटेशन करने बैठे, पूरी रात जितना उनसे हुआ, बैठा गया लेटा गया, वो पूरी रात मेडिटेट करते रहे। और कोटेशंस मैंने कुछ अफर्मेशंस उनके चारों तरफ लगा दी, लिख दी, और जिसे आप जब टाइम मिले इसे आप पढ़ो। उन्होंने पूरा साथ दिया, जैसे जैसे मैंने उन्हें गाइड किया उन्होंने पूरा साथ दिया। अगले दिन सुबह मैं और बेटा अंदर थे और वो बाहर वाले रूम में थे, तो मैं उनके पास गई तो वो पूरे जैसे भीगे हुए ऐसा उन्हें फील हो रहा था। मैंने उनसे पूछा आपकी तबीयत कैसी है, तो बोले, वो भी मुझे पूजा ही बोलते हैं, पूजा मुझे ना बहुत एक एक्सपीरियंस हुआ। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे मैं मेडिटेट कर रहा था और मैं ऊपर चला गया था भगवान शिव के पास, तो भगवान शिव ने मुझे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता मैं क्यों आया, तो उन्होंने कहा तुम्हारी तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे लात मार के नीचे भेज दिया और उसके बाद वो पूरे स्वेटिंग से भी गीले थे और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अभी कुछ है नहीं, मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ और मुझे फीवर भी नहीं लग रहा। उनका फीवर 3 और 4 था बिफोर नाइट और नेक्स्ट डे 99 पर उनका फीवर आ गया। मतलब वो एकदम मिरेकल था मेरी लाइफ में। अब हमें ये लगा कि ये तो ठीक हो गए, अब हमने टेस्ट भी बुक कराया हुआ है 5,500 रुपये का। तो हस्बैंड ने बोला भी अब कुछ नहीं आएगा, मेरे को पता है, तुम कैंसिल कर दो। मैंने कहा नहीं, अब हम एक बार अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट तो करा ही लेते हैं। तो वो सारा दिन उन्होंने मेडिटेट किया, बस उनको कफ कंजक्शन थोड़ा सा था, उसके लिए उन्होंने अपना कफ सिरप स्टीम वगैरह जो देना था वो दिया। और नेक्स्ट डे हमने टेस्ट कराया, उसकी रिपोर्ट आई, वो नेगेटिव आई। हॉस्पिटल हमें जाना नहीं पड़ा, वो वेजिटेरियन बने। उन्होंने मुझसे अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवाई कि मेरी वीडियो रिकॉर्ड करो। मैंने कहा अच्छा आप बताओ वेजिटेरियन क्यों बन रहे हो, आप तो नॉनवेज खाते हो, तो ध्यान से ऐसा क्या हुआ आपको। तो बोले मुझे ऐसा लग रहा है हम उन जानवरों को मार के खाते हैं, क्यों खाएं, हमारे लिए कोई और मार रहा है और उनका गुस्सा क्रोध उन्हें कोई मारता है तो वो हमारे अंदर भी जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मुझे लग रहा है हमें नहीं खाना चाहिए। उन्होंने उस दिन उसे छोड़ दिया जो वो खाते थे। फिर उन्होंने एक आध बार एग लिया, तो फिर मैंने उन्हें वो समझाया कि देखो अब आपने अपनी इच्छा से छोड़ा है तो आपको एग भी नहीं खाना चाहिए, चाहे वो डेयरी फॉर्म का है चाहे वो कैसा भी है तो वो भी जानना। तो उन्हें वो समझ में आया, उन्होंने वो भी छोड़ दिया। अब वो मेडिटेट करते हैं और नॉन प्योर वेजिटेरियन बन गए हैं। और अपने क्लिनिक पर भी कोई आता है तो उसे ध्यान के बारे में उन्हें लगता है कि ये ऐसे ठीक नहीं हो रहा तो मैं उसे ध्यान कराऊं, वो ध्यान भी कराते हैं और मुझे 101% सपोर्ट करते हैं कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी आने के लिए। मेरा बेटा भी जो जॉब कर रहा है और वो मुझे पूरा सपोर्ट करता है। देखिए मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो ऐसा नहीं है उनकी लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ता, हर चीज़ न्यूक्लियर फैमिली है तो उनकी लाइफ भी चेंज होती है, बट वो मुझे कहीं भी जाने आने से रोकते नहीं हैं, कहीं भी जाने देते हैं। तो
मैं सब अपनी इस चैनल के साथ साथ अपने हस्बैंड और अपने बेटे का भी थैंक यू बोलूँगी, जिसकी वजह से आज मेरी जर्नी यहाँ तक चल रही है। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत खूबसूरती के साथ आपने सारी अपनी जो ये एक एक्सपीरियंस है, और क्योंकि कोरोना का काल ऐसा था जब सच में बहुत चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती थी और लोगों का एक विश्वास करना उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट होता था, और जिस तरीके से आपने बताया कितनी आसानी से आपके हस्बैंड कोविड को एक तरीके से मात दे दिए बेसिकली, और वो ठीक भी हुए और रिजल्ट्स भी नेगेटिव है। बहुत अच्छा लगा मैम ये सब कुछ जान के। तो मैम अभी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी हमारे पास वक्त का थोड़ा कमी है और हमें अभी बहुत कुछ आपसे जानना है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे स्नेह गुप्ता मैम के साथ और जानेंगे कि कैसे उन्होंने ध्यान प्रचार में वो आगे बढ़ रही हैं और कैसे वो लोगों को प्रेरित कर रही हैं। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। हम हैं PSSM पत्री जी के संग।